हेलो बच्चों, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 3.5 ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल ये टॉपिक है। देखो कि आपको मालूम है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है तो क्या होता है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है तो जो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन है वो आयन से स्ट्राइक करते हैं और रैंडमली किसी किसी डायरेक्शंस में आपको मूवमेंट करते हैं। माना जाता है कि जिस डायरेक्शन में एक तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और नेट जो वेलोसिटी है वो जीरो होता है किसी भी टाइम इंटरवल पे, यदि सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को जोड़ दिया जाए। तो हम लोग पिछले सेक्शन में ये चीज़ देख चुके हैं। यही चीज़ लिखा गया है, एन इलेक्ट्रॉन विल सफ़र कोलिजन विथ हेवी फिक्स्ड आयन बट आफ्टर कोलिजन इट विल इमर्ज विद द सेम स्पीड। ठीक है, बट इन रैंडम डायरेक्शन। सेम स्पीड क्यों होता है? बिकॉज कोलिजन एक इलास्टिक कोलिजन होता है। रैंडम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जाएगा, जिस स्पीड से कोलिजन के पहले गया था वही कोलिजन के बाद आएगा। अब सारे इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी को यदि जोड़ दिया जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स के हर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको जोड़ दोगे और उसका एवरेज लोगे ना, तो आपको नेट वेलोसिटी क्या आएगा? जीरो आएगा। कैसे? सपोज करो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको यदि ith वेलोसिटी ले, मीन्स कि यदि ये इलेक्ट्रॉन को आप ith इलेक्ट्रॉन बोलो तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? vi। vi इसका होगा, मान लेते हैं इसको vi होगा, इसका vi+1 हुआ, एक ऐसे ही इलेक्ट्रॉन होगा उसका v1 होगा। सब वेलोसिटी को यदि तुम जोड़ दोगे और उसको आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे। जोड़ने के लिए समेशन यूज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिए तो सम आ गया, आपको ये वैल्यू आ गया जीरो के इक्वल, मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी आ गया जीरो। क्यों? क्योंकि रैंडम मोशन है। अब ये सिचुएशन चेंज हो जाता है यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फिगर से दिखाया गया है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन है। ये जो सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन वो दिखाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये रैंडमली मोशन आपको दिखा करके ये पॉइंट बी तक आया कुछ टाइम इंस्टेंट के बाद। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है और वो बी डैश पे आ गया। अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये कुछ डिस्टेंस से मूव किया। रैंडम में आपको यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो यहाँ तक आता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस से मूव किया है। क्लियरली ये जो स्पीड से मूव किया है अपोजिट डायरेक्शन में, इस स्पीड को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। और वही ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं। अब एक सिचुएशन कंसीडर करो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद जो इलेक्ट्रॉन है देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में इसकी तरफ फोर्स लगेगा और ये चल देगा इस अपोजिट डायरेक्शन में। किस फोर्स से चलेगा? तो वो फोर्स होता है, किस एक्सेलरेशन से चलेगा? तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, और फोर्स क्या है? -e। जहाँ E क्या है? चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का और E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइडेड बाय m हो गया मास। अब देखो कि ये माइनस साइन देने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। यही एक्सेलरेशन होगा और इस एक्सेलरेशन के कारण इसका मूवमेंट होगा। अब सपोज करो कि कोई एक ith इलेक्ट्रॉन लो, जो एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने ith इलेक्ट्रॉन लिया, इसका आयन से कोलिजन से पहले इसका वेलोसिटी था vi, स्मॉल vi है। क्या है ये? स्मॉल v है। और कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद ये फिर स्मॉल vi स्पीड से निकला, बिकॉज स्पीड में अंतर नहीं आता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर इस डायरेक्शन में था, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा और ये इस तरफ ये एक एक्सेलरेशन से मूव करेगा। आफ्टर टाइम ti टाइम के बाद इसका वेलोसिटी हो गया कैपिटल या बड़ा, ये कैपिटल vi। कैपिटल vi
क्या होगा, ये होगा, आपको मालूम है फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का। सो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी आई होगा कैपिटल वी आई, और u कितना होगा, कोलिजन के जस्ट बाद का वेलोसिटी जो हम लोग स्मॉल वी आई से दिखाए हैं। एक्सेलरेशन है माइनस ई ई बाई एम, और टाइम है टी आई। ये जो टाइम है ये बेसिकली आप मान लेते हैं कोई एक टाइम इंस्टेंट t मानो। इस टाइम इंस्टेंट t के टी आई टाइम पहले ये आयन से इलेक्ट्रॉन ने कोलिजन किया था। इसका मतलब है कोलिजन के बाद टी आई टाइम के बाद आप इसका वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो। क्लियर है? सो वेलोसिटी आपको, और ये टाइम क्या है, टाइम t है। सो वेलोसिटी वी आई एट टाइम t के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। यही सारी बातें लिखी गई, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यही एग्जैक्ट लिखा गया है। देखो लिखा गया है, कंसीडर अगेन द ith इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन टाइम t, और इस टाइम t के सपोज करो कि टी आई टाइम पहले लास्ट कोलिजन हुआ था, और कोलिजन के जस्ट बाद वेलोसिटी था स्मॉल वी आई, और तो टाइम टी आई के बाद वेलोसिटी ये हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो कि इनिशियल कोलिजन के बाद जो स्मॉल वी आई है, इन सब का यदि आप एवरेज लोगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका एवरेज लोगे, तो वो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। लेकिन कैपिटल वी आई का एवरेज लोगे तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, बिकॉज ये रैंडम नहीं है। दिस इज नो रैंडम मोशन। ये मोशन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है? सो यही चीज़ देखो लिखा गया होगा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट टाइम t इज द एवरेज ऑफ ऑल कैपिटल वी आईज, एंड द एवरेज ऑफ स्मॉल वी आई इज इक्वल टू 0। सो इसका जब एवरेज लोगे ना, इसका जब एवरेज लोगे तो ये 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन इसका एवरेज आपको कितना के इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो अब कोलिजन कितने इंटरवल पे होता है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कोलिजन जल्दी हो जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कोलिजन में कुछ टाइम लगेगा। सो द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, बट रैंडम टाइम पे होता है। और आप एक एवरेज मान लोगे टाउ। टाउ क्या है, एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। दो कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम है उसको आप मानोगे। लाइक सपोज करो ये पहला इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए टाइम सपोज करो कि t1 लगा होगा, दूसरे के लिए आपको टाइम t2 लग रहा है, दो कोलिजन के बीच में। फिर तीसरा जो कोलिजन हुआ होगा उसमें टाइम t3 होगा। इन सब का आप एवरेज ले लोगे ना तो उसको हम लोग टाउ से दिखाते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। सो देखो द एट ए गिवन टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल स्पेंड मोर टाइम देन टाउ। कुछ कम टाइम लेते हैं टाउ से दो कोलिजन के बीच में, लेकिन एवरेज जो आप टाइम निकल के आता है दो कोलिजन के बीच का उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, और उसको टाउ से डिनोट करते हैं। सो आपने जो फॉर्मूला निकाला था, आपने क्या फॉर्मूला निकाला था, आपने निकाला था कैपिटल वी आई है इज इक्वल टू स्मॉल वी आई माइनस ई ई बाई एम इंटू टी आई। ये हो गया ith इलेक्ट्रॉन के लिए। आप यदि इसका एवरेज ले लो, इसका भी एवरेज ले लो, इसका भी एवरेज ले लो, और ये तो सब में कॉमन है इसलिए इसका एवरेज क्या होगा, इसका भी एवरेज ले लो। तो टाइम का एवरेज हो गया रिलैक्सेशन टाइम, इसका एवरेज आपने देखा है 0, और इसी के एवरेज स्पीड को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट हो रहा है, हिलते डुलते जा रहा है। क्लियर है? दस एवरेजिंग ओवर n इलेक्ट्रॉन्स आपको आता है वी डी इज इक्वल टू, ये सारे एवरेज लिया और ये 0 कर दिए तो आ गया माइनस ई बाई एम टाउ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम टाउ। इसको आप याद कर लो, एग्ज़ाम में ये पूछता है।
और ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम से इंडिपेंडेंट है, ये बस रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस ड्रिफ्ट देयर विल बी नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्जेस अक्रॉस एनी एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ड्रिफ्ट हुआ, इधर टक्कर हुआ, फिर वहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ऐसे करते करते ये यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखते हैं, तो उससे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड और करस्पॉन्डिंग क्या करंट का वैल्यू होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो सपोज करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट्स से कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड, वो वीडी है। तो वीडी यदि स्पीड होगा तो डेल्टा टी टाइम में यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम के स्टार्टिंग में जब आएगा तो डेल्टा टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस मूव कर लेगा, इतना डिस्टेंस मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। सो डेल्टा टी टाइम के स्टार्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा टी टाइम में इसको क्रॉस किए होंगे। क्लियर है? क्योंकि डेल्टा टी टाइम पे स्टार्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब है कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आगे वाले हैं वो डेल्टा टी टाइम में ही क्रॉस किए हैं। सो कितना इलेक्ट्रॉन आपको डेल्टा टी टाइम में क्रॉस किए हैं, तो उसके लिए यदि इसका एरिया ए होगा और ये इसका ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया ए, इतने वॉल्यूम, इस पूरे वॉल्यूम नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यदि मान लेते हैं कि एक वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n a v d इंटू डेल्टा टी। मीन्स कि n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में। सो इतने वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यही होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, तो इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके कारण चार्ज कितना होगा, इसको आपको -e से मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो डेल्टा टी टाइम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो गए हैं। और करंट आपको मालूम है कि चार्ज इनटू करंट कितना होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम डेल्टा टी है और चार्ज का वैल्यू आपने ये निकाल लिया है। सो आई इंटू डेल्टा टी हो जाएगा चार्ज के इक्वल, और चार्ज का वैल्यू कितना हो गया, एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, हम लोग निकाल रहे हैं कि कितना चार्ज है जो कि डेल्टा टी टाइम में इस डायरेक्शन में आया है। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है राइट हैंड साइड में, तो आप निगेटिव साइन के साथ लिए। और लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा चार्ज वो किस साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। इसलिए आप देखो कि ये लिखा है, देखो यहाँ पर लिखा गया है, if n is the number of free electrons per unit volume in the metal, then there is n delta t VDA such electrons. Since each electron carries a charge -e, so total charge transported across the area A to the right, means कि इस डायरेक्शन में is -NEA VD into delta t, और E is directed towards the left, hence the total charge transported along E, इलेक्ट्रिक फील्ड के along आपको क्या होगा, आपको इसका निगेटिव लोगे, बिकॉज आप इलेक्ट्रॉन यदि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप पॉजिटिव चार्ज को मानोगे, इसलिए आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखोगे। और आपको मालूम है कि अमाउंट ऑफ चार्ज
क्रॉसिंग अ एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी इज बाय डेफिनेशन आई इंटू डेल्टा टी, जो कि चार्ज के इक्वल होता है। सो चार्ज हो गया आई इंटू डेल्टा टी डेल्टा क्यू, और ये हो गया एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी। सो आई इंटू डेल्टा टी, अब आप वी डी का वैल्यू डाल दो। वी डी का वैल्यू आपने निकाला था एन ई ए वी डी हो गया ई ई बाई एम इंटू डेल्टा टी, और यहाँ से आ जाएगा, देखो ई से ई हो गया, ई हो गया ई स्क्वायर ए बाई एम टाउ, अच्छा ये टाउ भी था ना, इंटू टाउ इंटू एन इंटू डेल्टा टी इंटू मॉड ई, यही है इक्वेशन। और आपको आई बाई ए कितना के इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है। सो ये है आई इंटू डेल्टा टी के इक्वल है। सो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल कर दो और आई बाई ए कर दो। सो आई बाई ए इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम इंटू टाउ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपको जे के इक्वल हो गया, जे जहाँ करेंट डेंसिटी। सो ये वाला फॉर्मूला आ गया। सो क्लियरली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और करेंट डेंसिटी सेम डायरेक्शन में होता है, जो हम लोग देख चुके हैं। दोनों वेक्टर आपको पैरेलल होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम टाउ इंटू ई। अब इतना एक्सरसाइज हम लोगों ने किया क्यों, पहले ये समझो। बिकॉज आपको मालूम है ओम्स लॉ से कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। सो यहाँ से इसको आप कंपेयर करोगे तो मेरा सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा, और सिग्मा जो है कंडक्टिविटी, उसका वैल्यू यही है। ठीक है, सो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर बाई एम टाउ, जहाँ m क्या है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे न्यूमेरिकल कभी कभी पूछता है। e हो गया चार्ज, n क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, मीन्स पर मीटर क्यूब कर दो, और टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, so thus we see that a very simple picture of electrical conduction reproduces Ohm's law. We have of course made assumption that tau and n are constant independent of electric field. We shall in the next section discuss the limitation of Ohm's law. So अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल 3.1 और 3.2 देखेंगे। दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।